अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। खुशियां ना हो तो आदमी उनकी तमन्ना में आजरता रहता है, मिल जाए तो खुशियों को बढ़ाने की ख्वाहिश में मिट जाता है। काफी अरसे से हमारे घर में कोई तकरीब न हुई थी। अम्मी ने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए छोटी सी तकरीब कर डाली। उस तकरीब को अम्मी अब्बू ने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह का नाम दिया। चूंकि काफी दिनों बाद ये रौनक मेला सजा था, अम्मी अबू ने दूर नजदीक के सारे ही रिश्तेदारों को मदऊ कर लिया और खर्चा भी दिल खोल कर किया। कुछ मेहमान रिश्तेदार दूसरे शहरों से भी आए। दूर से जो आए थे उन्होंने 1-2 रोज कयाम भी किया, फिर वो अपने शहरों को चले गए, सवाए आंटी रुबीना के। आंटी रुबीना मेरी अम्मी की दूर की कजन थी, मगर स्कूल में साथ पढ़ा था, इसलिए पुरानी सहेली भी कह सकते हैं। उनकी मेरी अम्मी से खूब गाड़ी चलती थी। आंटी रुबीना की शादी के सिर्फ 2 माह बाद तलाक हो गई थी। तब से वो बगैर जीवन साथी जिंदगी गुजार रही थी। खूबसूरत थी, दुखी होने के बावजूद हंसमुख और खुश लिबास थी, लिहाजा किसी को एहसास न होने देती थी कि उनकी जिंदगी किसी अलमियों से दो चार है। उनकी शख्सियत बड़ी दिलकश थी, तकरीब में नुमायां और पेश थी। सभी की नजरें उन पर थीं। उन्होंने गोया महफिल की रौनक दुबाला कर रखी थी। जब सारे मेहमान रुखसत हो गए तो हम सब ने इसरार किया कि आंटी आप अभी ना जाइए, 1-2 रोज और हमारे साथ रह ले, फिर चली जाइएगा। अम्मी ने भी इसरार किया तो आंटी ठहर गई। हम सब बहुत खुश थे, उनकी बातें अच्छी लगती थीं। बात बात पर हंसाती थीं कि हम लोट पोट हो जाते थे। 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब तो जाने दो, कब तक यहाँ रहूंगी। हमने कहा आंटी नहीं, 1 हफ्ते बाद जाना, अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए हैं, हमारा अभी दिल नहीं भरा। उनको भी शायद हमारा घर और इसकी खुशियां कुछ ज्यादा भाग गई थी। वो कुछ दिन के लिए और ठहर गई। इसी दौरान वो हमारे साथ इतनी घुल मिल गई कि अम्मी ने उनको मजीद ठहरा लिया, ये कहकर कि वहां कौन से तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, अकेला दम है तुम्हारा, अभी ना जाओगी तो क्या कयामत आ जाएगी, हमारा घर सूना करके ना जाओ। अम्मी की शुरू दिन से एक आदत बहुत बुरी थी कि वो सुबह सवेरे नहीं उठती थी, बल्कि 11 बजे के बाद सोकर उठती थी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इस मामूल को उन्होंने ना छोड़ा, जिसकी वजह से नाश्ते के लिए अब्बू को एक मुलाजमा रखनी पड़ी, जो सिर्फ हमें और अब्बू को नाश्ता बनाकर देती और सुबह के सारे काम संभालती थी। उस मुलाजमा का नाम निशात था। उन दिनों निशात बीमार पड़ गई, वो नहीं आ सकी, तो ये काम आंटी रुबीना ने संभाल लिए। वो सुबह 6 बजे से पहले उठ जाती थी, फजर की नमाज और कुरान शरीफ की तिलावत से दिन का आगाज करती थी, फिर किचन में घुस जाती और हम सब के लिए नाश्ता तैयार करती। अब्बू के लिए भी सूप वगैरह बनाकर टेबल पर रख देती। अब्बू के और हमारे कपड़े इस्त्री करने होते तो हमारे लिबास वक्त पर तैयार मिलते थे। ये ऐसी सहूलतें थी जो खुशनसीब घरानों को मुयस्सर आती हैं। जब खातून खाना नमाज फजर की अदायगी के बाद अपने शोहर और बच्चों की खातिर नींद को कुर्बान करके हर काम का वक्त पर आगाज कर देती है, तो ऐसे घर में रिस्क की बरकत और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें बरसती हैं। बदकिस्मती से हमारी माँ की देर से बेदार होने की इस मनहूस आदत की वजह से अब्बू और हम तीनों बहन भाई हमेशा ही बेसकूनी का शिकार रहे और नौकरानी के हाथ का बदमजा नाश्ता खाने पर मजबूर है। माँ पर नानी अम्मा की नसीहत का भी कोई असर नहीं होता था। नानी उनको समझाती थी कि घर की मालिका का देर से बेदार होना घर में तबाही और नहुसत लाता है। शोहर और बच्चों को नौकरों पर मत छोड़ा करो, जल्द उठ जाया करो। ये मेरे बस की बात नहीं है अम्मा, मुझसे सुबह सवेरे नहीं उठा जाता। अम्मी का हमेशा नानी को एक ही जवाब होता। जब हम छोटे थे, नानी अम्मा सुबह तड़के के आ जाती थी, क्योंकि उन दिनों उनका घर हमारे घर के बराबर था। वो हमें तैयार करके स्कूल भिजवाती थी। फिर जब हम बड़े हो गए तो खुद तैयार होकर ड्राइवर के साथ चले जाते थे। अब जो आंटी ने हम लोगों को नानी अम्मा जैसा सुख और उम्दा गरम गरम नाश्ता दिया, तो हमारा दिल चाहता था कि ये अपने घर कभी ना जाए और हमेशा हमारे घर रह जाए। हम लोगों के दोबारा इसरार पर वो ना गई, गोया अंधा क्या चाहे 2 आंखें। अब्बू ने भी इसरार किया कि रुबीना बच्चे इतना इसरार कर रहे हैं तो 2-4 रोज और ठहर जाओ, अगले हफ्ते में खुद तुम्हारा टिकट करा दूंगा। यूं ऊँगते को ठेलते का बहाना मिला और वो औरत घर में ही रहने लगी, बल्कि मैं तो अब यही कहूंगी कि उसने पांव पसार लिए। सारा दिन अपने लच्छेदार बातों से हम सबको उलझाए रखती। अम्मी की भी तबीयत रुबीना की वजह से शुगुफ्ता रहने लगी थी, क्योंकि अब्बू अब वक्त से घर आ जाते थे
और कभी कुछ खाने पीने की अशिया से शॉपर भर कर लाते। गोया आंटी के रहने से हमारे भी ऐश हो गए थे। अम्मी खुश थी कि मेरा शोहर मेरी सहेली की मेहमानदारी कर रहा है, गोया मेरी इज्जत बढ़ा रहा है। इसमें शक नहीं कि रुबीना बहुत बासलीका थी। वो खुश लिबास होने के साथ साथ सुघड़ थी। घरेलू कामों में भी अम्मी का हाथ बटाती और अम्मी के मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही थी। जब घर में सलीका हो, सारे काम खुशअस्लूबी से और वक्त पर हों, तो साहिब खाना का दिल भी शाद रहता है। यही वजह थी कि पहले जो अब्बू बिगड़े बिगड़े रहते थे, अब काफी खुश मिजाज हो गए थे और उनका मूड हर दम ठीक ठाक होता था। आखिर कब तक आंटी रुकी रहती? एक दिन उनको अपने घर जाना ही था, सो वो दिन आ भी गया। वो पूरे 1 माह रहने के बाद अपने घर चली गईं, क्योंकि उनकी अम्मी के फोन आ रहे थे कि क्या सहेली के घर कंबल हो गई हो, अब आ भी जाओ। उनके जाने से हम सब बहुत उदास थे। मेरी छोटी बहन आंटी से बहुत अटैच हो गई थी, वो रोने लगी। लगता था कि रुबीना के जाने से हमारे घर की रौनक और खुशी रुखसत हो गई है। 1 माह तक हमने ये जुदाई बर्दाश्त की। एक रोज अम्मी ने कहा कि काश वो ना जाती, उसके यहाँ रहने से मुझे घर की फिक्र से निजात मिल गई थी। कितना सुकून था ना रुबीना की वजह से। अब फिर घर बिखर गया है, हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ता है, खास तौर पर अब्बू जिनका मिजाज नहीं मिलता था। मैंने कहा, अम्मी क्या रुबीना आंटी को फोन करें, दोबारा बुला लें, क्या खबर वो भी हम लोगों को याद कर रही हो और आ जाए। हमारे कहने पर अम्मी ने आंटी रुबीना को फोन किया तो लगता था कि वो तो बस इंतजार कर रही थी इस फोन का। बोली, तुम लोगों में ऐसा दिल लगा था कि अब अपना घर अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी ना रुकती तो सचमुच में आ जाती। इस पर अम्मी ने रुबीना की वालिदा को फोन कर दिया कि अगर आपकी बेटी आना चाहती है तो आप ना रुकिए, हम सब इसके लिए बहुत उदास हैं। खास तौर पर मेरे बच्चे उठते बैठते आंटी रुबीना का नाम जपते रहते हैं। आंटी के 2 भाई थे और दोनों शादीशुदा थे। बकोल आंटी दोनों भाभियां नकचिड़ी थी और आंटी रुबीना का घर में रहना उनको खटकता था। तभी ये बेचारी इधर उधर रहने की सोचती थी, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ और कभी किसी के घर 2-4 दिन गुजार कर जी हल्का कर लिया करती थी। हमारा घर उनको जन्नत जैसा लगा था और हमारा मोहब्बत भरा सलूक भूलता ना था। फोन पर कहा कि तुम लोगों के साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा याद आता है, हर वक्त दिल उदास रहता है। अम्मी ने अब्बू से तस्करा किया कि अगर आप इजाजत दें तो रुबीना को आने का कह दो। वो तो जैसे यही चाह रहे थे, बोले हाँ जरूर बुला लो, मुझे क्या एतराज, वो तुम्हारी सहेली है, तुम जानो और वो जाने। अम्मी ने फोन करके आंटी को बुलवा लिया, वो भी जैसे सामान बांधे बैठी थी फौरन आ गई। अम्मी ने उनको लेने अब्बू के साथ मुझे स्टेशन भेज दिया। उनके आने से दिन पहले की तरह बागो बहार से गुजरने लगे। हर वक्त खुशगपियां और लतीफेबाजी, नित नई डिशें और तरह तरह के खाने रुबीना आंटी के हाथों पकने लगे। अब हम अब्बू से सैर की फरमाइश करते या शॉपिंग की, आंटी साथ होती तो वो फौरन हमें ले जाते। हम जितनी देर सैर करते या शॉपिंग, वो गाड़ी में बैठे इंतजार करते रहते और जरा भी बोर न होते। अम्मी खुश थी कि उनके आदम बेजार शोहर ने घर और बच्चों पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है, बेशक रुबीना के मुबारक कदमों के तुफैल ही सही। अब वो हमारी छोटी छोटी खुशियों में भी हिस्सेदार बन गए थे, जिस पर अम्मी को बहुत खुशी होती थी। जल्द ही हम सब की खुशियों को किसी की नजर लग गई और अब्बू कुछ उलझे उलझे से नजर आने लगे। अम्मी से बातचीत कम कर दी, जो काम होता रुबीना से कहते। शुरू में अम्मी की समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो कुछ अपनी अहानत सी महसूस करने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि जब बेटा कॉलेज और बेटियां स्कूल जाती हैं, मियाँ दफ्तर वक्त पर जाने की बजाय देर तक घर में रहते हैं। अम्मी 11 बजे बेदार होती और अब्बू 11:15 बजे ऑफिस को निकलने लगे। ये वक्त वो रुबीना आंटी के साथ गुजारते थे, जिसका शुरू में किसी को भी इल्म ना हो सका। घर के माली ने एक रोज अम्मी के कान में ये बात डाली कि बेगम साहिबा, आप सवेरे उठ जाया करें, क्योंकि आपकी सहेली और साहब इस टाइम बाग में टहलते हैं, कहीं ऐसा ना हो साहब दफ्तर से जाएं और आप घर से। तब अम्मी ने अगले दिन सुबह का अलार्म लगाकर सरहाने रख लिया और जब वो खिलाफे मामूल जल्दी बेदार हुई तो माली बाबा की बात को दुरुस्त पाया। अब अम्मी बुझी बुझी से रहने लगी, क्योंकि शोहर की बदलती निगाहों में छुपी तहरीर उन्होंने पढ़ ली थी। वो चाहती थी कि रुबीना अब अपने घर चली जाए, लेकिन वो थी कि जाने का नाम ना लेती थी। अम्मी को बहुत बुरा लगता जब अब्बू अम्मी की बात टालकर रुबीना की बात मान लेते। इस कैफियत ने मेरी माँ को परेशान कर दिया। फिर इस कैफियत ने झगड़े की सूरत इख्तियार कर ली।
घर में तलखियां पैदा हो गई तो अब्बू अम्मी में तंजिया कलाम का रवाज बढ़ने लगा। इस खचाव को हम बच्चे भी महसूस कर चुके थे। हमारी पहले वाली खुशी रुखसत हो गई थी। अब अम्मी के साथ साथ हम भी चाहते थे कि आंटी रुबीना चली जाए, मगर वाहिद अब्बू थे जो ये नहीं चाहते थे। रुबीना के बनाव सिंगार में इजाफा होता गया। वो घर में ऐसे घूमती जैसे घर की मालिका हो। उसके पास मेकअप का कीमती सामान मौजूद रहने लगा। जाहिर है ये सब उसको कौन लाकर दे रहा था, ये हम अब समझने लगे थे। एक दिन तो हद हो गई जब अम्मी अचानक रात को पेट में मरोड़ होने पर उठी तो उन्होंने रुबीना को अब्बू के कमरे से निकलते देख लिया। अम्मी ने उसी वक्त लड़ाई शुरू कर दी और रुबीना के लगते ले लिए कि तुम आधी रात को मेरे शोहर के कमरे में क्या करने गई थी। अम्मी को खराटे लेने का मर्ज था, इस वजह से अब्बू उनके बराबर वाले कमरे में सोते थे। दरमियान में दरवाजा था, चाहते तो दरवाजा खोल देते, चाहते तो बंद रखते। अब्बू ने आकर बीच बचाव कराना चाहा तो अम्मी ने शोर मचाया कि अभी और इसी वक्त इसे निकालो। अब्बू ने कहा, आधी रात को तो मैं इस औरत जात को घर से नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। इसी तरह लड़ाई झगड़े में सुबह के 5 बज गए। तब अम्मी ने तैश में आकर ड्राइवर को जगाया और अपना कपड़ों का बैग और जेवरात गाड़ी में रखकर हमसे कहा कि तुम लोग मेरे साथ चलना चाहते हो या अपने बाप के पास रहना चाहते हो। हम तीनों भाई बहन अजीब गोंगू में थे। अम्मी को रोकना और समझाना चाहा, लेकिन वो गुस्से में पागल हो रही थी। तब हमने यही मुनासिब समझा कि इनको अकेले न जाने दिया जाए। हम तीनों भी माँ के साथ गाड़ी में बैठ गए। अम्मी शोहर का घर छोड़कर नाना अब्बू के घर चली आई। अम्मी का ख्याल था कि अब्बू को अपनी गलती का एहसास होगा, वो उनको मनाने नाना के घर आएंगे, मगर वो नहीं आए। लगता था शायद वो और आंटी रुबीना यही चाहते थे। अम्मी के घर छोड़कर जाने से उनका मसला हल हो गया। उन्होंने हमारे घर लौट आने का इंतजार न किया और रुबीना से निकाह कर लिया। उधर मामू और नाना नानी अम्मी को समझा रहे थे कि तुमने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, बेहतर होगा वापस घर चली जाओ। मगर अम्मी बज़िद थीं कि मेरे बच्चों का बाप खुद मुझे लेने आएगा तब जाऊंगी। आखिरकार जब अम्मी ने जिद ना छोड़ी तो 1 साल बाद मामू और नानी अब्बू के पास गए, मगर वहां तो दुनिया ही बदल चुकी थी। रुबीना अब्बू की बीवी बन चुकी थी। घर की हर शय पर उसका कब्जा था। घर का तमाम इंतजाम उसी के जेरे निगरानी चल रहा था। नौकर चाकर सब उसको बेगम साहिबा पुकार रहे थे, उसी का हुक्म मान रहे थे। नानी जान ने अब्बू से कहा, ये मैं क्या देख रही हूं? तो अब्बू कहने लगे, तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से खुद घर छोड़कर गई है। शायद मेरे बच्चों को भी मेरी परवाह नहीं थी, तभी तो उन्होंने भी मुझसे राब्ता नहीं किया और ना मुझसे मिलने आए। अब साल भर के बाद आप लोगों को मुझसे राब्ते की क्यों जरूरत महसूस हुई? यहाँ पल भर में दुनिया बदल जाती है, 1 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत होती है। अब्बू ने इस कदर तल्ख अंदाज से बातें की कि नानी अम्मा दामाद का मुंह देखती रह गई। वो नाकाम पलट कर आ गई और अम्मी से कहा कि गलती तुम्हारी है, क्यों तुम शोहर का घर छोड़कर यूं मुंह उठाए चली आई थी, वो भी सारे बच्चों के साथ। फिर साल भर तक जिद पर कायम रही कि वो मनाने आए, जबकि चिड़िया और औरत का तो एक सा मामला होता है। चिड़िया अगर घोंसला छोड़ दे तो चिड़ा अगले दिन दूसरी चिड़िया ले आता है। तुमने अपना घोंसला खाली छोड़ा ही क्यों था? इस सवाल का मेरी माँ के पास क्या जवाब था? हाँ, इसके बाद वो नाना और मामू के घर ही रही। अलबत्ता सुबह सवेरे उठकर अब वो फजर की नमाज भी पढ़ती हैं और 11-12 बजे दिन चढ़े तक ना खुद सोती हैं और ना हमें सोने देती हैं।